नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटा जब बूढ़े बाप को एयरपोर्ट पर झांसा देकर विदेश चला गया। फिर लाचार बाप ने जो किया उससे बेटे के रोंगटे खड़े हो गए। 65 वर्षीय दीनानाथ जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभास। बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वह अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वह गिनी चुनी गलियां, वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। हमें लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। दरअसल शहर में आने से पहले दीनानाथ जी अपनी पत्नी कमला और बेटे गौरव के साथ कम ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे गौरव की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 2 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी कमला की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद गौरव नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहां यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर और उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ की भारतीय मूल की ही एक लड़की सुनैना से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे दीनानाथ जी को अपने बेटे से बात किए हुए। इस बड़े से शहर में दीनानाथ जी एकदम अकेले हो चुके थे। एक दिन सैर करके दीनानाथ जी घर लौटे तो अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में दीनानाथ जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई? क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज़ सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका भी समय सुखपूर्वक कट जाएगा। मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। बेटे का प्रस्ताव सुनकर दीनानाथ जी को बहुत अच्छा लगा कि 5 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए दीनानाथ जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। गौरव बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर दीनानाथ जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थीं। इस मकान की एक एक चीज़ को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दिया और अगले दिन
न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद गौरव भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। दीनानाथ जी ने बैंक में जो एफडी बनवा कर रखी हुई थी, गौरव ने उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद वह लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए। गौरव ने कहा, बाबूजी, आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। दीनानाथ जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी ज़िंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी कमला को कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु कमला तैयार नहीं थी और कहने लगी कि तो हम केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे और भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। कमला भी तो कुछ ही दिन इस मकान में रह पाई कि अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि सांस आनी ही मुश्किल हो गई। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कमला की मृत्यु के बाद गौरव कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और फिर बाद में वापस चला गया, परंतु उनके जाने के बाद दीनानाथ जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। दीनानाथ जी, जिन्होंने कभी घर का काम ही नहीं किया था, अब खुद ही खाना पकाने लगे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक दीनानाथ जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, गौरव अभी तक चेक इन करके आया नहीं। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। दीनानाथ जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम दीनानाथ वर्मा है, मेरे बेटे का नाम गौरव वर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। दीनानाथ जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, गौरव वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर दीनानाथ जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता है तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा। तो दीनानाथ जी रुआसी आवाज़ में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। यह कैसी जालसाजी है? दीनानाथ जी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। वह अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गए और सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था। कमला मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचाकर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर गौरव ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसके सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था
उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर न जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। बात को लेकर अपने बड़े भाई विनोद से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहता था, जब समर्थ नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन संकल्प लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर दीनानाथ जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर दीनानाथ जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकले और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊँ? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है। उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद वह अपने भाई विनोद के घर पहुँच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? मनोज भैया घर में हैं? जी हाँ बाबूजी तो हैं, पर आप कौन? उनसे कहो कि उनका भाई आया है। विनोद जी बाहर आए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। दीनानाथ जी का सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। विनोद जी उन्हें अंदर ले आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु दीनानाथ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सर रखकर जी भर के रोएं। उनकी आंखों से बस आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। विनोद जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। दीनानाथ, आखिर बात क्या है? इस तरह जोर जोर क्यों रोए जा रहे हो? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। दीनानाथ जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और धीरे स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको। इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। विनोद जी ने पूछा तो दीनानाथ जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। विनोद ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं?
कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी भी नहीं करने जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो। क्या कह रहे हो दीनानाथ? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्ध आश्रम जाने की बात कर रहा है? यह घर तुम्हारा ही है। बेटी शिखा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर दीनानाथ जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए भी अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल ही रही थीं कि डोरबेल बजी। देखा तो विनोद की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनकी हालत की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि गौरव चाचा जी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह शिखा ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। दीनानाथ जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लासेस लेते देखकर दीनानाथ जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊँ। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटे खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। शिखा ने दीनानाथ जी को ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्ति कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 से लेकर 12 तक भी अपने फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वह पहले से ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी शिखा ने ही की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनकी कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वह भी फ्री में पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। दीनानाथ जी के सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने एक कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। गौरव ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था? अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के साथ पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए, उस दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर इससे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे? जो थोड़े बचे हुए पैसे थे उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत आ गए। भारत लौटकर गौरव अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी।
और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बहुत नकारा समझा जा रहा है। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में अपने पिता की फोटो को देखकर भौचक्का रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। दीनानाथ जी मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल हैं। श्री दीनानाथ वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की कि वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जुम्मा उठाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। अखबार पढ़कर गौरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने पिता को वह दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया था। आज वह अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। गौरव मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उसी जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें दीनानाथ जी से मिलना है। गार्ड ने उन्हें ऑफिस में बिठाकर दीनानाथ जी को बुलाने चला गया। जैसे ही दीनानाथ ऑफिस में आए तो गौरव उन्हें देख हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और आते ही पैरों में गिरकर रोने लगा। दीनानाथ जी ने अपने बेटे गौरव को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी गौरव बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचा, आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है, अब मुझे आपका ही सहारा है। दीनानाथ जी अपने बेटे की बात सुनकर बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक मेरी बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। जहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे एक तरफ तुम हो और एक तरफ विनोद भैया की बेटी शिखा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, इसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो, गौरव ने कहा। तो दीनानाथ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही दीनानाथ जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू
दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।